2023 की तैयारी करने के लिए अभिवृद्धि व विकास के विषय में चर्चा करेंगे। जो एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न बनते हैं, इन सारे टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, इन सभी के विषयों में चर्चा करेंगे। अभिवृद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों ग्रोथ, और विकास को डेवलपमेंट, और दोनों एक ही शब्द हैं। बहुत शिक्षा वैज्ञानिकों ने इस पे बहुत सारा अध्ययन किया। अभिवृद्धि और विकास दोनों एक ही शब्द हैं, फिर भी कुछ थोड़ा सा अभिवृद्धि के विषय में थोड़ा सा अलग बताया जाता है। तो दोस्तों, अभिवृद्धि क्या है? सोरेसन महोदय कहते हैं, सोरेसन महोदय का कहना है, सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं, सामान्य शब्दों में अभिवृद्धि व्यक्ति के शरीर एवं उसके अंगों के आकार एवं भार में वृद्धि से है। अभिवृद्धि जो है व्यक्ति के शरीर उसके अंगों के आकार एवं भार में जो वृद्धि होती है उसे ही अभिवृद्धि कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि को मापा और तौला जा सकता है, यानी माप तौल कर सकते हैं अभिवृद्धि को, सोरेसन महोदय कहते हैं। और विकास क्या होता है? अभिवृद्धि का ही एक अंश होता है, किंतु विकास जो होता है शरीर के अंगों की वृद्धि के साथ साथ उसमें विशेष प्रकार के परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हर्लॉक महोदय कहती हैं कि विकास जो है अभिवृद्धि से ही संबंधित नहीं है। वह क्या है कि शरीर के व्यक्ति के प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य को प्राप्त करते वक्त जो परिवर्तन होता है वहां तक ही नहीं है, बल्कि इसमें नवीन योग्यताएं और विशेषताएं भी आती हैं विकास के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये था ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होता है वह क्या होता है दोस्तों? क्वांटिटेटिव यह परिमाणात्मक होता है, इसे मापा तौला जा सकता है। जबकि विकास क्या होता है दोस्तों? यह क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव हिंदी में इसे कहते हैं गुणात्मक। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? गुणात्मक, यानी गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। इससे मापा तौला जा सकता है, बल्कि विकास को मापा तौला नहीं जा सकता है। यही इसकी मुख्य विशेषता है दोस्तों, यही इसका परिभाषा भी है। सोरेसन महोदय ने जो बताया, उसके बाद हर्लॉक महोदय ने भी बताया। तो दोस्तों, ये था अभिवृद्धि व विकास। अभिवृद्धि को दोस्तों वृद्धि भी कहते हैं, इसे वृद्धि भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक लोग वृद्धि कहते हैं, एग्जाम में वृद्धि से भी पूछा जाता है, या इसे समृद्धि भी कहते हैं, तो ये सब टॉपिक हैं, ये सब इसमें सम्मिलित रहता है, शब्द हैं जो अभिवृद्धि से ही रिलेट करते रहते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत, इसके क्या सिद्धांत हैं उसके बारे में थोड़ा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकास के सिद्धांत। या कहिए दोस्तों
प्रिंसिपल, क्या क्या सिद्धांत हैं, नियम क्या क्या हैं, इन सभी के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहला नियम है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। दूसरा है दोस्तों विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, विकास निरंतर चलता रहता है, विकास निरंतर चलता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह अविराम गति से, निरंतर अविराम गति से चलता रहता है, यह रुकता नहीं है। क्या होता है दोस्तों, यह रुकता नहीं है, यह कभी मंद होता है कभी तेज होता है, कभी मंद तो कभी तेज। यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह है निरंतर विकास का सिद्धांत या सतत निरंतर विकास का सिद्धांत इसे कहते हैं। इसमें दोस्तों स्किनर महोदय कहते हैं कि विकास निरंतर चलता रहता है। यह विकास निरंतर विकास का सिद्धांत यह इस तथ्य पर जोर देता है कि विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं है, कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, ये स्किनर महोदय कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। दूसरा विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इसमें इस सिद्धांत के द्वारा यह तय होता है, यह सिद्ध होता है दोस्तों, विकास विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न गति से विकास करता है। जैसे दोस्तों इसमें बालक क्या होता है दोस्तों कि जो बालक जन्म से लंबा होता है, वह जो बालक जन्म से लंबा होता है वह साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, लंबा होता है। और जो बालक जन्म से छोटा होता है वह बड़ा होने पर भी छोटा रहता है। ये सिद्धांत विकास का सिद्धांत ये बताता है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो विकास होता है वह क्रम के आधार पर होता है। क्या होता है, विकास क्रम के आधार पर होता है। जैसे इसमें बालक पहले क्या करता है दोस्तों, बालक पहले बैठना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, उसके बाद शब्द बोलता है, शब्द बोलने लगता है। तो ये एक क्रम से होता है। ठीक है दोस्तों, बैठना सीखता है, खड़ा होता है, चलने लगता है, फिर उसके बाद शब्द बोलने लगता है। ये विकास का क्रम है। ऐसे धीरे धीरे करके बच्चा विकास करता है। अब आइए दोस्तों चौथा, विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत। इसमें बालक जो होता है जन्म के समय बालक क्या होता है, वह जन्म के समय वह पहले अपने नेत्रों पर नियंत्रण करता है। नेत्रों पर नियंत्रण,
जन्म के बाद या 3 माह 3 मंथ का जो बालक होता है 3 महीने का, वह क्या करता है, नेत्रों पर नियंत्रण करता है। उसके बाद वह 6ठे महीने, जब 5-6 महीने का हो जाता है दोस्तों, तब वह क्या करता है, 6ठे महीने का जब होता है तो वह अपने हाथों पर नियंत्रण करता है, हाथों पर। उसके बाद बैठना सीखता है सहारे से, बैठना सहारे से। उसके बाद दोस्तों बैठने के बाद फिर खड़ा होना सीखता है, पैरों के द्वारा खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वह चलने लगता है और कुछ कुछ शब्द भी बोलता है, माँ बाप पापा इस तरह करके वह बुलाता है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट सिद्धांत है 5वां, एकीकरण का सिद्धांत। ये एग्जाम में पूछा जाता है, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि बालक जो होता है, बालक पहले नेत्रों पर नियंत्रण करता है, नेत्रों पर नियंत्रण, और उसके बाद वह अपने हाथों को पूरा हिलाता है। फिर हाथों को पूरा हिलाता है, मूवमेंट करता है। फिर हाथों को हिलाने के बाद वह अपने हाथों से अंगुलियों पर नियंत्रण करता है। फिर उसके बाद क्या करता है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार इन दोनों को मिला देता है, तो हाथ और उंगलियां ये दोनों एक साथ क्रिया करती हैं। यही है एकीकरण का सिद्धांत। इन दोनों परिवर्तनों को, इन दोनों क्रियाओं को एक साथ सम्मिलित कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों होता है यह कि जो बालक मानसिक क्रियाएं होती हैं, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं, ये सभी परिवर्तन जो होते हैं, ये सभी विकास जो होते हैं, सब एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये है विकास का परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है दोस्तों सातवां है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है दोस्तों, इस सिद्धांत के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि जो मनुष्य जाति है, मानव जाति और पशु जाति, ये सभी जातियां अपने जाति के अनुरूप विकास करती हैं, अपने जाति के अनुरूप विकास करती हैं। अपने जाति के अनुरूप विकास करती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जिसमें हरलाग महोदय कहती हैं कि सभी, जो चाहे वो मनुष्य जाति हो या पशु जाति हो, वो अपने जाति के अनुरूप ही विकास करती हैं। नंबर 8वां है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में पूछा जाता है, जो बालक के विकास में प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक लेकर आता हूँ, बहुत से इंपॉर्टेंट विषय लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, दोस्तों हमें भी अच्छा लगेगा कि लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा, जिससे मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगा आप सबके लिए। इसमें है दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। स्किनर महोदय कहते हैं, स्किनर महोदय ने कहा है या सिद्ध किया है कि बालक जो होता है वंशानुक्रम सिद्धांत के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि बालक का विकास कितना होगा। जैसे वंशानुक्रम में अगर माता पिता अगर सामान्य हाइट के हैं या 5 फुट के लगभग हैं या 5 फुट से कम हैं, तो यह एक प्रकार से होता है कि उनके बालक का विकास भी बस इतना ही होगा, 5 फुट के ही अलावा होगा, 5 फुट के अंतर्गत ही होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। जैसे जो माता पिता की हाइट अच्छी होती है उनके बालक भी, उनका भी हाइट अच्छा होता है। तो स्किनर महोदय यह कहते हैं। और वातावरण के द्वारा समाज के परिवेश, इसमें स्किनर महोदय ने बताया है कि अगर बालक का वातावरण दूषित है या कुपोषण का शिकार हो गया है बालक, तो उसका विकास उस अनुरूप नहीं हो पाएगा जैसे सामान्य बालकों का विकास होता है। तो ये था दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, ये दोनों आपस में मिलकर ही बालक का पूर्ण विकास करते हैं। तो दोस्तों ये था अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत जो एग्जाम में आते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अवस्था, विकास की अवस्थाएं। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे स्टेजेस हैं, पर बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बस मैं उन्हीं का ही चर्चा करूंगा। पहला है गर्भकाल जो होता है दोस्तों बीज अवस्था से लेकर 9 माह 10 दिन जो गर्भ में होता है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों शैशवावस्था। शैशवावस्था से अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। यह होता है जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। इसे कहते हैं चाइल्डहुड अंग्रेजी में। यह 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। चौथा है दोस्तों किशोरावस्था। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडोलसेंस। यह 12 वर्ष से लेकर 12 ईयर्स से लेकर 18 वर्ष तक होता है। पांचवा है प्रौढ़ावस्था। पांचवा है दोस्तों प्रौढ़ावस्था, जिसे कहते हैं एडल्टहुड। 18 वर्ष के बाद तक, 18 वर्ष से ऊपर तक। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से हमें इन तीनों पर ही विशेष रूप से ध्यान देना है। यूपी टेट और सी टेट के लिए, इन तीनों से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो दोस्तों अगले टॉपिक पे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी शैशवावस्था में शारीरिक विकास, जैसे वृद्धि और विकास के आयाम हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चरित्र विकास और भाषात्मक विकास, इन सभी विकासों का सभी अवस्थाओं में कैसे कैसे क्या विकास हुआ है, उन सभी का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ मैं कहूँगा दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करिए आप लोग, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।